दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। अभी 2024 का जनरल इलेक्शन पूरा हुआ है और उसके बाद बहुत सारी गतिविधियां चल रही हैं। इसका मुख्य नतीजा तो हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो दावा था कि वो 370 सीटों के ऊपर जाएंगे और उनका एनडीए 400 पार हो जाएगा, वो तो एकदम धरा का धरा रह गया। उसके उलट इंडिया गठबंधन ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया और कांग्रेस जो पहले 50 सीटों के आसपास थी, वो 99 सीटें ले आई और इंडिया गठबंधन इसमें भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करके 200 से ऊपर सीटें लाकर एक महत्वपूर्ण मील का खंभा प्राप्त किया। अब इसके बाद बहुत सारे बयान आ रहे हैं, बहुत सारी राजनीतिक गतिविधियां चल रही हैं। उसमें सबसे आश्चर्य की जो बात थी, वो बयान था मोहन भागवत, जो आरएसएस के सरसंघ संघचालक हैं, उनका एक बयान था। और उसके पहले ये बता दूं कि इस बार भाजपा की सरकार तो बन गई है, मोदी की सरकार तो बन गई है और उसमें बीजेपी की खुद होकर मेजॉरिटी नहीं है, क्योंकि वो 241 सीटों पर है और एनडीए जो है 293 सीटों पर है। तो मोदी जी जो पहले एक छत्र राज्य करते थे तानाशाह के रूप में, गुजरात से लेकर तो पिछली दो सरकारों में, तो अभी उनको वो लग्जरी प्राप्त नहीं होगी। उनको शायद अपने कोलिशन पार्टनर्स, उनके जो मंत्रिमंडल में दूसरे लोग हैं, सरकार में दूसरे लोग हैं, उनकी बात सुनना पड़ेगा। अब इसी बीच में कह रहा था, मोहन भागवत ने एक बयान दिया और वो बयान ऐसा था जो इशारों इशारों में जो मोदी को और बीजेपी को टारगेट करता था। भागवत जी ने क्या बयान दिया? उन्होंने कहा ये जो चुनाव की पूरी प्रक्रिया है, इसमें मर्यादा का ध्यान नहीं रखा गया। इस पूरी चुनाव की प्रक्रिया में अहंकार जो था, वो अहंकार के कारण बीजेपी को उतनी सीट्स नहीं मिली। फिर आगे उन्होंने कहा कि इस सरकार ने, मोदी सरकार ने, ये वैसे उन्होंने डायरेक्टली मोदी बीजेपी का नाम नहीं लिया, पर इशारों इशारों में उन्होंने जो बात कही उससे स्पष्ट था कि वो मोदी के बारे में बात कर रहे हैं, बीजेपी के बारे में बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा इस सरकार ने जो विपक्ष है, उसके उसको एक विरोधी दुश्मन के रूप में मानकर ट्रीट किया है, जबकि विपक्ष विपक्ष नहीं होता, प्रतिपक्ष होता है। वो एक दूसरे प्रकार की बातों को सामने रखने के लिए, एक दूसरा नजरिया सामने रखने के लिए होता है। अब खैर ये तो उन्होंने कहा और उसमें कई लोगों को लगा कि जैसे आरएसएस और बीजेपी में मनमुटाव हो गया है, क्योंकि इसके पहले हम जानते हैं चुनाव के आखिरी एक दो चरण के पहले बीजेपी के प्रेसिडेंट जेपी नड्डा ने कहा था कि अभी अभी बीजेपी को आरएसएस की कोई जरूरत नहीं है। पहले हम कमजोर थे तो उनकी जरूरत थी, अभी हम बहुत सक्षम हो गए हैं तो इनकी जरूरत नहीं। अब ये एक बयान पृष्ठभूमि में था, ऊपर से भागवत ने जो बयान दिया उससे लगा कि ये मोदी और बीजेपी की आलोचना कर रहे हैं। अब असली मामला क्या है? असली मामला, अगर भागवत जी इसके बारे में एक प्रतिष्ठा प्रतिबद्धता से बात कर रहे हैं, तो सवाल ये उठता है कि उन्होंने इन सब चीज़ों पर पहले क्यों नहीं बात की? जब ये सरकार विपक्ष के लोगों को, 146 लोग एमपी को पार्लियामेंट से निकाल रही थी, महुआ मोइत्रा और राहुल गांधी को जब उसने निष्कासित कर दिया, तो भागवत जी चुप क्यों थे? दूसरी बात, जब चुनाव के चरण चल रहे थे, तो चुनाव के चरणों के दौरान जो मोदी ने एक अभद्र भाषा का व्यवहार किया, उपयोग किया, कहीं मछली की बात कर रहे, कहीं मांस की बात कर रहे, कहीं मुसलमानों की बात कर रहे, कहीं मंगलसूत्र की बात कर रहे, कहीं भैंस की बात कर रहे। ये कह रहे हैं कि अगर इंडिया गठबंधन सत्ता में आया तो वो बाकी सब लोगों का रिजर्वेशन छीन कर मुसलमानों को दे देगा। तो पूरी तरीके से उन्होंने मुसलमानों के बारे में बहुत अभद्र और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया। तो जब ये हो रहा था तो भागवत जी कहाँ थे? उस समय वो क्यों चुप रहे? फिर अंतिम बात उन्होंने जो एक और कही, वो थी कि मणिपुर का सवाल इतने दिन से चल रहा है, किसने आग लगाई, कौन नहीं रोक रहा वगैरह। अब मणिपुर का सवाल भी 1 साल के करीब हो गया है, तो भागवत जी अभी तक चुप क्यों थे? तो पहली बात तो निश्चित रूप से ये आरएसएस और बीजेपी के बीच में किसी प्रकार का कोई बहुत गहरा गहरा संबंध तोड़ने वाली बात नहीं है। बात ऐसी है कि इस बार जिस प्रकार से बीजेपी ने बिहेव किया है पूरे चुनाव के दौरान,
उससे उनकी जो प्रतिष्ठा है, इवन मध्यम वर्ग के कई तबकों में उनकी प्रतिष्ठा काफ़ी गिर गई है। और एक इतनी अभद्र भाषा का इस्तेमाल ये कई लोगों को स्वीकार्य नहीं होता। तो पहली बात तो ये है कि वास्तव में भागवत जी बीजेपी को इस प्रकार के नुकसान से बचाना चाहते हैं। दूसरा, भागवत जी चाहते हैं कि जिस प्रकार का बिहेव आरएसएस भाजपा ने किया, उससे भाजपा को फायदा हुआ, वो तो आरएसएस के पक्ष में है। पर वो बताना चाहते हैं कि आरएसएस की कमी तो बहुत धुली हुई है, हम किसी प्रकार से इस प्रकार की अभद्रता को स्वीकार नहीं करते। ये वो एक तरीके से बताना चाहते थे। दूसरी तौर से अगर उनका वास्तव में बीजेपी पर नियंत्रण करने की बात होती, तो कभी भी इस प्रकार की बातों को बोल सकते थे और भाजपा को नियंत्रण में ला सकते थे। पर उन्होंने नियंत्रण में नहीं लाया। उसका कारण बहुत स्पष्ट है कि इन सब चीज़ों के कारण भाजपा की सत्ता, मोदी की तानाशाही एक प्रकार से ज़्यादा मजबूत होती जा रही थी। तो अभी इसलिए उन्होंने उस समय मुँह खोला जब उन्हें निश्चित हो गया कि अब भाजपा का नुकसान तो होगा नहीं। तो अब एक आदर्शवादी बातें देखकर एक अपना बताने की कोशिश करना कि हम कितने साफ सुथरे हैं, हम कितने ऊंचे नैतिक मूल्यों में विश्वास रखते हैं। क्योंकि कई लोग जानते हैं कि आरएसएस की भाषा और आरएसएस का जो रवैया है वो एक नहीं रहता। उनकी भाषा समय के अनुसार बदलती रहती है और आरएसएस और बीजेपी में गहरा मतभेद होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। क्यों? क्योंकि बीजेपी जो है वो आरएसएस की गोद से ही जन्म ली हुई एक पार्टी है। आरएसएस ने स्वयंसेवकों को तैयार किया, प्रचारकों को तैयार किया और जिन प्रचारकों को के माध्यम से उन्होंने पहले भारतीय जनसंघ और फिर भारतीय जनता पार्टी बनाई, उनका उद्देश्य एक राजनीतिक तौर पे पूरी ताकत प्राप्त करना था। वैसे देखा जाए तो पिछले 10 साल में जो काम मोदी ने किया है, बीजेपी ने किया है, उसका सबसे बड़ा फायदा आरएसएस के एजेंडा को आगे ले जाने का हुआ है। याद रखिए, इन 10 सालों के दौरान आरएसएस का एजेंडा, हिंदू राष्ट्र का एजेंडा बहुत आगे चला है। आपको याद होगा कि जो हिंदुत्व एजेंडा जिसको कहते हैं, उसमें एक राम मंदिर का सवाल था, राम मंदिर बन गया। आर्टिकल 370 को निकालने की बात थी, वो निकल गई। तीसरा यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात थी, वो एक प्रदेश में लागू हो गया और वो अभी पाइपलाइन में है पूरे राष्ट्र में लाने की। उसके ऊपर फिर सीए का मामला आया और उसके कारण भी मुसलमानों को काफ़ी प्रताड़ित किया गया। और ये जो हिंदू राष्ट्र का एजेंडा है, जिसमें मुसलमानों को अदृश्य कर दिया जाए, हाशिए पे लगाया जाए, वो पूरा इस 10 साल में हुआ। जैसे हम जानते हैं, लिंचिंग की घटनाएं बढ़ी, गाय और बीफ का मुद्दा केंद्रीय मुद्दा हो गया, लव जिहाद का मुद्दा हो गया। ये सब के चलते हुए आरएसएस अंदर से इस सरकार से काफ़ी खुश हो। उसका उदाहरण अभी देखने को मिल रहा है कि कैसे गुजरात में एक महिला टीचर को जो सरकारी क्वार्टर उसको मिला था, उसमें उसको रहने नहीं दिया जा रहा। क्वार्टर के बाकी लोग, उस कॉलोनी के बाकी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कि इस एक मुसलमान परिवार के आने के कारण हमारा सामाजिक संतुलन बिगड़ जाएगा। फिर दूसरा, आज मुसलमानों का क्या हालत है। वो तृप्ता त्यागी नाम की जो शिक्षिका ने एक मुसलमान लड़के को खड़ा करके क्लास के सभी लड़कों को कहा कि जाकर इसको थप्पड़ मारो, उससे दिखाई देता है कि आज मुसलमानों को कैसे कॉर्नर में हाशिए पे धकेलने की प्रक्रिया चालू है। ये एजेंडा तो आरएसएस का है, हिंदू राष्ट्र का एजेंडा, मुसलमानों को दुर्यम बनाने का एजेंडा। और फिर ये बात जो भागवत ने कही, उसके पीछे कुछ अर्थ है। अर्थ ये है कि इस बार जो मोदी फिर से सत्ता में आए हैं, वो पूरी मेजॉरिटी से नहीं आए हैं, पूरी मेजॉरिटी से नहीं आए और उनको एक तानाशाह के रूप में काम करने की आदत है। तो क्या वो कोलिशन पार्टनर, गठबंधन के सहयोगी दलों को साथ में ले जा पाएंगे क्या? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि नीतीश कुमार ने बिहार में जातिगत जनगणना की थी, जिसके विरोध में आरएसएस बीजेपी है। नायडू ने अपने अपने पिछड़े हुए मुसलमानों को 4% आरक्षण देने की बात की, जिसके खिलाफ है बीजेपी, आरएसएस। तो ये सब अंतर विरोधों के चलते बीजेपी आरएसएस एक लॉन्ग टर्म में सोच रही है, क्या हमको मोदी का सब्स्टिट्यूट चाहिए
जो कोलिशन को लेकर चल सके, इनमें एक समन्वय बनाए रख सके। इससे ज़्यादा आरएसएस को कोई उद्देश्य नहीं है। वो मेरे ख्याल से आरएसएस का एजेंडा पिछले 50-60 साल में जितना पूरा नहीं हुआ, वो पिछले 10 साल में हुआ। उसकी शाखाओं की संख्या पहले से दुगनी हो गई है और समाज में जो नफ़रत फैलाने का काम है, वो नफ़रत फैलाने का काम भी जड़ों तक जा रहा है। और ये सब जो है हमारे संविधान के मूल्यों के पूरा विरोध है। आरएसएस एक तरफ से काफ़ी खुश है, पर एक इमरजेंसी के मेजर के रूप में थोड़ा उसने संदेश दे दिया है कि हो सकता है हमको मोदी का एक अल्टरनेटिव चाहिए होगा कोएलिशन सरकार को ले जाने के लिए। इससे ज़्यादा इसमें हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। तो मित्रों, वैसे तो आज समाज में जो राजनीति चल रही है, वो राजनीति में नफरत बहुत बढ़ गई है और उसी के चलते तीसरी बार मोदी का सत्ता पे आना, ये देखने की बात है कि जो उनके गठबंधन के साथी हैं, वो इनकी विभाजनकारी नीतियों का कितना विरोध कर सकते हैं, कितना एक सही एजेंडा लाने में मदद कर सकते हैं, वो देखने की बात है। और जहाँ तक आरएसएस और बीजेपी का सवाल है, वो एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं और आरएसएस एक पितृ संगठन के रूप में बीजेपी को बचाना भी चाहता है और कहीं बीजेपी खाई में न गिर जाए, इसके लिए आगे के कदम भी लेना चाहता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं अपना पॉइंट आपके सामने स्पष्ट रूप से रख सका। उम्मीद है आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, फॉरवर्ड करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।